जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में। साथियों, प्रत्येक दिन की तरह आज एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेटेस्ट जानकारी लेकर आया हूं और सारी की सारी जानकारी महत्वपूर्ण है। आने वाले परीक्षा के लिए आपके निस्संदेह ये काम आने वाली होती है, तो ऐसी जानकारी को नोट जरूर कर लिया कीजिए। चलिए देखते हैं आज कौन कौन सी जानकारी एक बार फिर से आप लोगों को यहाँ से मिलने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहली जो जानकारी है वह है दोस्तों यहाँ से HDFC बैंक ने प्रोजेक्ट HAKK लॉन्च किया है। अब साथियों, HDFC बैंक के द्वारा HAKK प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। साथियों, ये HAKK प्रोजेक्ट होता क्या है, तो यहाँ से आपको बता दें दोस्तों कि HAKK प्रोजेक्ट का पूर्ण रूप है हवाई अनुभव कल्याण केंद्र। हवाई अनुभव कल्याण केंद्र। अब दरअसल दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो प्रोजेक्ट है HDFC बैंक के द्वारा वायुसेना HDFC बैंक के द्वारा वायुसेना के पेंशन भोगियों, वायुसेना के पेंशन भोगियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। वित्तीय सहायता प्रदान करना। वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब साथियों, HDFC बैंक ने इसके लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया और किसके साथ हस्ताक्षर किया, तो भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना तथा CSC अकादमी, भारतीय वायुसेना तथा CSC अकादमी के साथ HDFC बैंक ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। साथियों, इस परियोजना के तहत देश के विभिन्न वायुसेना केंद्रों पर, ठीक है, क्या किया जाएगा, वित्तीय सहायता केंद्र जो है वह स्थापित किया जाएगा। एक बार फिर से देखिए, HDFC बैंक की एक परियोजना है, नाम क्या है, प्रोजेक्ट HAKK। साथियों, इसका पूर्ण रूप आप याद रख लीजिए, हवाई अनुभव कल्याण केंद्र। और इसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है, तो वायुसेना के पेंशन भोगियों, सेवानिवृत्त सैनिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। साथियों, भारतीय वायुसेना तथा CSC अकादमी के साथ HDFC बैंक ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है और इसके तहत दोस्तों देश भर के वायुसेना केंद्रों पर, ठीक है, क्या किया जाएगा, वित्तीय सहायता केंद्र जो है वह स्थापित किया जाएगा। और इस तरीके से एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस बैंक के द्वारा HAKK प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, HDFC बैंक। चलिए तो आगे बढ़े इसके बाद, और यहाँ से अब अगली जानकारी है बोधिपथ फिल्म महोत्सव को लेकर। अब साथियों, बोधिपथ फिल्म महोत्सव, तो ये बोधिपथ फिल्म महोत्सव क्या है, जरा हम लोग इसमें बात करें। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा दलाई लामा के सार्वभौमिक, दलाई लामा के सार्वभौमिक उत्तरदायित्व फाउंडेशन, सार्वभौमिक उत्तरदायित्व फाउंडेशन के द्वारा के सहयोग से, फाउंडेशन के सहयोग से नई दिल्ली में, कहाँ साथियों, नई दिल्ली में बोधिपथ फिल्म महोत्सव, नई दिल्ली में बोधिपथ फिल्म महोत्सव का आयोजन, बोधिपथ फिल्म महोत्सव का आयोजन
10 और 11 मार्च की तारीख को साथियों किया गया। जी हाँ, आज 11 मार्च है, 10 और 11 मार्च की तारीख को किया गया। चलिए, सबसे पहले आप लोग इस लाइन को मैं चाहूँगा आप लोग ज़रूर इसे नोट कर लीजिए। आयोजन कहाँ हुआ है? तो आयोजन साथियों नई दिल्ली में हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा दलाई लामा के सार्वभौमिक उत्तरदायित्व फाउंडेशन के सहयोग से इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया है? इसका आयोजन नई दिल्ली में साथियों 10 और 11 तारीख को किया गया, मार्च की तारीख को, मार्च के महीने की ही बात हो रही है। और दोस्तों यह जो महोत्सव है वैश्विक स्तर पर, जी हाँ, इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहाँ से यह महोत्सव वैश्विक स्तर पर बौद्ध समुदाय को समर्पित है। जी हाँ, याद रख लेना है इस चीज को, बौद्ध समुदाय को समर्पित है, बौद्ध समुदाय को समर्पित है। चलिए एक बार पुनः इसे देख लें हम लोग। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, जी हाँ याद रख लेंगे, संस्था का नाम जरूर याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा दलाई लामा के सार्वभौमिक उत्तरदायित्व फाउंडेशन के सहयोग से नई दिल्ली में बोधिपथ फिल्म महोत्सव का आयोजन 10 और 11 तारीख को किया गया। दोस्तों अब इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य दोस्तों मुख्य रूप से ये बौद्ध समुदाय को समर्पित एक महोत्सव है जिसमें गौतम बुद्ध से संबंधित, ठीक है ना, गौतम बुद्ध से संबंधित उनके द्वारा दी गई शिक्षा या उनके द्वारा दिए गए जो ज्ञान है उन सब चीज़ों की एक प्रकार से प्रदर्शनी इसमें आयोजित की जानी है। और यहाँ पर इसका आयोजन मुख्य रूप से कहाँ हो रहा है? तो जगह का नाम आप लोग याद रखेंगे, नई दिल्ली में। साथियों यह महोत्सव वैश्विक स्तर पर बौद्ध समुदाय को समर्पित है, यह भी आप जरूर जानकारी रख लेंगे। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अगली जानकारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बारबाडोस का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार। अब साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ठीक है ना, बारबाडोस का साथियों सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, जी हाँ याद रख लेंगे, ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। और ये जो सम्मान है दोस्तों, ये सम्मान बारबाडोस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, बारबाडोस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। और ये सम्मान किसे दिया गया दोस्तों? देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। तो जरूर याद रखेंगे, ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, ये बारबाडोस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और दोस्तों ये किन्हें दिया गया? ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। और साथियों नरेंद्र मोदी जी की ओर से इस पुरस्कार को विदेश राज्य मंत्री, जी हाँ इसे भी आप जरूर याद रखेंगे, नरेंद्र मोदी जी के तरफ से इस पुरस्कार को किसने प्राप्त किया? तो विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गिरेटा, जी हाँ पवित्रा मार्गिरेटा ने इस नरेंद्र मोदी जी के तरफ से इस पुरस्कार को प्राप्त किया। ये कौन है दोस्तों? तो ये भारत के विदेश राज्य मंत्री है। चलिए साथियों आगे बढ़े हम यहाँ से हम लोग, और यहाँ से अब अगली जानकारी है मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0। अब साथियों मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव, यहाँ से आपको इसकी जानकारी मैं बता दूं कि मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के तहत मत्स्य पालन विभाग ने हैदराबाद में, याद रख लेंगे शहर का नाम, हैदराबाद में मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव, मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 की शुरुआत की। जी हाँ
या 2.0 का आयोजन किया। चलिए दोस्तों एक बार देखिए इसे, मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 की बात हो रही है। आयोजन कहाँ हो रहा है दोस्तों? आयोजन इसका हैदराबाद में किया गया। अब दोस्तों मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, जी हाँ, कौन से मंत्रालय के द्वारा इसे आयोजित किया गया? तो याद रख लेंगे, मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के तहत मत्स्य पालन विभाग ने हैदराबाद में मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 की शुरुआत की है। अब दोस्तों इस कार्यक्रम में बतौर अतिथि कौन कौन शामिल हुए? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं साथियों कि इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह, जी हाँ, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है ये, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, केंद्रीय पशुपालन मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह, ये इसमें शामिल हुए। ये दोस्तों ये केंद्रीय पशुपालन मंत्री है ये, और ये इससे मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त दोस्तों राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन, जी हाँ, राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन, यह भी इस कार्यक्रम में बतौर अतिथि शामिल थे। साथ में याद रखेंगे यहाँ पे मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 ये किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो विभाग का नाम, मंत्रालय का नाम याद रख लीजिए, मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के तहत मत्स्य पालन विभाग के द्वारा कहाँ आयोजित किया गया? हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ दोस्तों? तेलंगाना, ठीक है ना। वहाँ मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 की शुरुआत की गई और साथियों उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? श्री राजीव रंजन सिंह के द्वारा। और ये कौन है? तो केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री, यह है अभी फिलहाल नाम क्या है इनका? श्री राजीव रंजन सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगली जानकारी है, मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व। अब दोस्तों भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। किसे? मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को। साथियों ये जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है ये पूरे भारत का 58वां टाइगर रिजर्व है और मध्य प्रदेश का साथियों ये 9वां टाइगर रिजर्व है। जी हाँ, याद रख लेंगे, ये मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है। कहाँ का? मध्य प्रदेश का ये 9वां टाइगर रिजर्व है। दोस्तों इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना साथियों 1958 में हुई थी। याद रखेंगे 1958 ईस्वी में इसे, ठीक है, टाइगर रिजर्व के रूप में मुख्य रूप से अधिसूचित किया गया था। आप इसे यह जान लीजिए। तो 1958 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में, टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था, अधिसूचित किया गया था। तो फिलहाल आप ये जानिए मध्य प्रदेश पूरे भारत का, ठीक है, 58वां टाइगर रिजर्व ये कौन सा है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में है। और ये मध्य प्रदेश का साथियों 9वां टाइगर रिजर्व है। इसे आप याद रख लेंगे। हाल ही में मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व किसे अधिसूचित किया गया, किसे घोषित किया गया? आंसर आपका क्या होगा? माधव राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों 1958 ईस्वी में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और साथियों अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने जीती तेहरान में 5वीं बार एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप। अब साथियों भारत ने तेहरान में आयोजित की गई, ठीक है, ये 5वीं बार एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप को जीतने का काम किया है। अब दोस्तों भारत ने इस प्रतियोगिता में किसे हराया? तो जरा देखेंगे ध्यान से, टाइटल क्या कहता है इसमें? भारत ने जीती तेहरान में 5वीं बार एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप, ठीक है। अब दोस्तों एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीत लिया है, किसे हराकर? तो दोस्तों इस प्रतियोगिता की उपविजेता जो टीम रही, इस प्रतियोगिता की उपविजेता टीम रही दोस्तों ईरान। जी हाँ, याद रख लेना है इस बात को। ईरान को पराजित करके भारत की महिला कबड्डी टीम ने इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया है। दोस्तों इस प्रतियोगिता में भारत जो है पिछले वर्ष की या फिर पिछले बार का जो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था उसमें भारत क्या था? उपविजेता के रूप में अपने स्थान बनाया था। मतलब पिछले बार का भारत उपविजेता था, लेकिन इस बार का भारत क्या है दोस्तों? तो इस बार का भारत जो है यह विनर टीम है, विजेता टीम है। आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? तेहरान में, ठीक है। याद रख लेंगे कौन सा प्रतियोगिता है? एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप। उपविजेता कौन सी टीम है? तो ईरान की टीम इसमें उपविजेता है, भारत की टीम विजेता टीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025। अब दोस्तों ये एक बहुचर्चित खेल प्रतिस्पर्धा थी, ठीक है, क्रिकेट से रिलेटेड। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 साथियों पिछले रविवार को इस प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में किया गया। जी हाँ, कहाँ किया गया? दुबई के
इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अब इस प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में कौन सी दो टीमों ने खेला दोस्तों? तो प्रतियोगिता का फाइनल जो है ये आप सबको पता है, भारत तथा न्यूजीलैंड। जी हाँ, भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से पराजित किया। भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से पराजित किया, 4 विकेट से पराजित किया। साथियों यहाँ पर बता दें कि रोहित शर्मा जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, और इन्होंने दोस्तों एक अनोखा रिकॉर्ड भी इस मैच के दौरान कायम किया है। ये अनोखा रिकॉर्ड क्या रहा है इनका? 15 बार टॉस हारने का। जी हाँ, कितनी बार टॉस हारने का साथियों? 15 बार टॉस हारने का रिकॉर्ड इनके नाम रहा। टॉस हारने के बाद न्यूजीलैंड की टीम ने, ठीक है, मतलब कि भारत की टीम को पहले गेंदबाजी करना पड़ा। न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का निर्णय लिया, और न्यूजीलैंड की टीम ने दोस्तों बल्लेबाजी करते हुए कितने रन बनाए? तो 251 रन बनाए। किसने? न्यूजीलैंड की टीम ने। जी हाँ, याद रख लेंगे, न्यूजीलैंड की टीम ने 251 रन बनाए, और भारत ने दोस्तों 252 रनों का जो ये टारगेट था, 252 रनों के टारगेट को भारत ने 49 ओवर में अपने नाम कर लिया। जी हाँ, और इस तरीके से, ठीक है, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब था, ठीक है, इसे भारत ने अपनी झोली में डालने का काम किया है। दोस्तों पिछले अगर करीब 9 महीने के अंदर में देखा जाए तो ये लगातार दूसरी आईसीसी ट्रॉफी भारत ने अपने नाम की है, दूसरी आईसीसी ट्रॉफी भारत ने अपने नाम की है। और इससे पहले हम कौन सी आईसीसी ट्रॉफी की बात करें? तो T20 वर्ल्ड कप की बात करें। जी हाँ, रोहित शर्मा की कप्तानी में ही T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप का खिताब भारत ने अपने नाम किया था। और यह जो चैंपियंस ट्रॉफी है, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा आयोजित की गई एक क्रिकेट प्रतियोगिता है, और बहुचर्चित प्रतियोगिता चैंपियंस ट्रॉफी। इस ट्रॉफी में दोस्तों पूरे कह सकते हैं जितने भी टीमें क्रिकेट खेलती है उसमें से 8 दिग्गज टीमों ने इस प्रतियोगिता में शामिल होने का कार्य किया, और फाइनली भारत ने इस खिताब को अपने नाम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025। साथियों, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 जारी की गई है। अब ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में साथियों प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो सबसे ज़्यादा आतंकवाद को झेलने वाला देश कौन सा रहा है दोस्तों? तो बुर्किना फासो। याद रख लेंगे, सबसे ज़्यादा कौन सा देश रहा है? बुर्किना फासो। ये जो देश है ये पहले नंबर पर रहा है। साथियों दूसरे स्थान पर कौन सा कंट्री रहा है? दूसरे स्थान पर दोस्तों पाकिस्तान रहा है। सबसे ज़्यादा आतंकवाद के मामले पाकिस्तान में देखे गए। तीसरे नंबर पे दोस्तों कौन सा देश रहा है? तो तीसरे नंबर पे दोस्तों सीरिया, तीसरे नंबर पे सीरिया। साथियों भारत का क्रम कितना है इसमें? तो भारत का क्रम इसमें दोस्तों 14वां है। याद रख लेंगे, भारत इस इंडेक्स में कितने स्थान पर है? 14वें क्रम पर है। अर्थात आतंकवाद के मामले में भारत जो है ये 14वें नंबर पर इस श्रेणी में रखा गया, इस इंडेक्स के हिसाब से देखा जाए तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बुर्किना फासो पहले नंबर पर, पाकिस्तान दूसरे, सीरिया तीसरे, और 14वें नंबर पर भारत का क्रम है। अब साथियों ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों ये जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। जी हाँ, याद रख लेंगे, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसके द्वारा दोस्तों ये जारी किया गया, और इस रैंक में भारत का क्रम कितना है? 14वां है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से अगली जानकारी अब फिर से क्विज के रूप में यहाँ से प्रश्न आप लोगों के लिए है, जिसका उत्तर आप लोगों को देना होता है। साथियों पहला प्रश्न है प्रोजेक्ट HAKK अर्थात हवाई अनुभव कल्याण केंद्र, ठीक है ना, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी थी, किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? साथियों इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? आप सबको पता होगा, आप जरूर इसका जवाब जान रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? HDFC बैंक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल है बोधिपथ फिल्म महोत्सव किस संगठन द्वारा आयोजित किया जा रहा है? अब बोधिपथ फिल्म महोत्सव किस संगठन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है? मैंने आपको बताया अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा दलाई लामा फाउंडेशन के सहयोग से इसे किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है पूछा गया है, तो आंसर आपका क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, मतलब ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है अभी हाल ही में किस भारतीय नेता को बारबाडोस के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया है? साथियों यहाँ किनकी तस्वीर लगी है?
तस्वीर लगी है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। जी हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बारबाडोस का ये सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है, ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। चलिए आगे बढ़ा जाए और अगला प्रश्न है, मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहाँ हुआ? साथियों, मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहाँ हुआ? तो मैंने आपको इसकी भी जानकारी दी है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, हैदराबाद, तेलंगाना में। जी हाँ, हैदराबाद में इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। चलिए आगे बढ़े और अगला सवाल यहाँ से लेते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश को 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। जी हाँ, मध्य प्रदेश को 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और मध्य प्रदेश माधव राष्ट्रीय उद्यान को 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और ये जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है, ये मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है। जी हाँ, ये मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है। 58वां टाइगर रिजर्व के रूप में इसे पूरे देश में घोषित किया गया है। कौन सा है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। और ये किस जिले में है, ये प्रश्न है। साथियों, यहाँ से आप नोट कर लीजिए, ये माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में। जी हाँ, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, शिवपुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने फाइनल में किस टीम को हराकर 6ठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप जीती है? जी हाँ, भारत ने फाइनल में किस टीम को हराकर 6ठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 जीती है? अब भारत ने किसको हराया? तेहरान में आयोजित किया गया था। हराया किसको? ईरान को। जी हाँ, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल किस टीम ने जीता? आप सबको पता है, बहुत ही चर्चा का विषय है। और कौन सी टीम ने इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया? तो भारत की टीम ने इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया। न्यूजीलैंड इस टूर्नामेंट की उप विजेता टीम रही। चलिए आगे बढ़ा जाए साथियों। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में, हाँ, या फिर 2025 की सूची में, ठीक है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? जी हाँ, कौन सा देश शीर्ष पर है? साथियों, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। पाकिस्तान आपको जरूर यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि आतंकवाद के बहुत सारे मामले यहाँ आते हैं और पिछले 1 वर्ष के दौरान लगभग 1000, जी हाँ, पिछले 1 वर्ष के दौरान 1000 से अधिक, ठीक है ना, आतंकवादी गतिविधियों के मामले जो है वो पाकिस्तान में रिकॉर्ड किए गए हैं। लेकिन इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बुर्किना फासो। जी हाँ, याद रख लेंगे, बुर्किना फासो इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा? बुर्किना फासो। पाकिस्तान का रैंक दोस्तों कितना है इसमें? पाकिस्तान का रैंक इसमें कितना है दोस्तों? दूसरा है। चलिए आगे बढ़े हम लोग और अगली जानकारी और आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आकर देना है। साथियों, आज का प्रश्न क्या है आप सभी देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर आपको स्लाइड बना कर दिया है। आज का प्रश्न है महिलाओं की सुरक्षा हेतु प्रोजेक्ट हिफाजत योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? अब ये जो यहाँ पर प्रश्न है, इसकी जानकारी हम लोगों ने साथियों कल के वीडियो में देखी है। क्या होता है ये प्रोजेक्ट हिफाजत, क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने कल के वीडियो में इसकी चर्चा कर रखी है। तो महिलाओं की सुरक्षा हेतु प्रोजेक्ट हिफाजत योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? साथियों, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ एंड ऑप्शन डी पंजाब। साथियों, क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आकर जरूर अपना जवाब दीजिए, मुझे आपके जवाब की प्रतीक्षा रहेगी। दोस्तों, ऐसे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो इस वजह से ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल इग्नोर ना किया करें। आप सभी के लिए ये जानकारी बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करने के बाद हमारे वीडियो में आप लोगों को उपलब्ध कराई जाती है। तो ऐसी चीज़ें निश्चित रूप से आप लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करेंगी। आप सभी लाभ उठाते रहिए, लाभान्वित होते रहिए। आने वाले समय में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी और धारदार तरीके से और शानदार तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। निस्संदेह आने वाले दिनों में आपकी सफलता आपके हाथों में लगेगी। आप सभी को मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।